Hello, my dear students. This morning you all. I have received your query relating to the consideration. First of all, we should we focus on the definition of the consideration. Then after you can make a study about the different components. तो कंसिडरेशन का मतलब हिंदी में इसको प्रतिफल कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द consideration means प्रतिफल. So now consideration you should also get confirmed about it. Should be cautious. आपको मालूम होना चाहिए. The term consideration has been defined under the Indian Contract Act section 2D. The first question may be related to the section. पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि ये जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, ये किस धारा में वर्णित है, समझाया गया है, परिभाषित किया गया है, किस धारा से संबंधित है. तो आपका आंसर क्या होगा, इसे टिक करना होगा. सेक्शन 2D. तो फर्स्ट थिंग यू शुड बी कॉज यू शुड गेट कंफर्म, रिमेंबर अबाउट इट. ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया. आफ्टर इट यू विल राइट द डेफिनेशन एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन. इस परिभाषा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. तो पहले डेफिनेशन अगर हम देखें तो हाउ टू डिफाइन इट. द कंडीशन व्हेन at the desire when at the desire of promisor. promisor का मतलब होता है वचनदाता. डिजायर मीन्स इच्छा. जब वचनदाता की इच्छा पर या क्या हो सकता है प्रॉमिसी. प्रॉमिसी मैंने बताया प्रॉमिसर कौन होता है, जो प्रस्ताव को रखता है. राइट. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज प्रॉमिसर. पहले भी कहा था, आपसे बताया था. इसको वचनदाता कहते हैं या प्रस्तावक. कौन व्यक्ति होता है वचनदाता? कौन व्यक्ति होता है जो प्रस्ताव को दूसरे के समक्ष रखता है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल राइट टू अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ अदर कैंडिडेट. राइट. तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज प्रॉमिसर. दूसरा क्या, प्रॉमिसी. इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वचन ग्रहीता. वचन ग्रहीता कौन होता है, जिसके समक्ष प्रस्ताव को रखा जाता है. राइट. तो नाउ द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज नोन एज प्रॉमिसी. राइट. तो इसमें मैंने बताया विद द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, या फिर इसकी इच्छा पे हो सकता है या प्रॉमिसी की इच्छा पर हो सकता है, और किसकी इच्छा पे हो सकता है, एनी अदर थर्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन. ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा वचनदाता या वचन ग्रहीता की ही इच्छा पे हो सकता है. ये प्रॉमिसी के बाद देखते हैं तीसरा व्यक्ति जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन की भी इच्छा पे हो सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि इसी की इच्छा पे ही जो हमारा जो प्रतिफल है कंसिडरेशन हो, किसकी इच्छा पे हो. कभी क्वेश्चन आता है कि जो प्रतिफल है किसकी इच्छा पर हो सकता है. राइट. तो नाउ किसकी इच्छा पर, किसकी हुज डिजायर द कंसिडरेशन में टेक प्लेस, किसकी इच्छा पर हो सकता है. तो उसमें प्रॉमिसर की भी इच्छा पे हो सकता है. एक ऑप्शन दिया होगा, या तो प्रॉमिसर वचनदाता, या प्रॉमिसी वचनग्रहीता, या एनी अदर थर्ड पर्सन. तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा. कभी कई बच्चे प्रॉमिसर पे टिक कर देते हैं या प्रॉमिसी पे टिक कर देते हैं या एनी थर्ड पर्सन पे. ध्यान रखिए कि प्रतिफल जो होता है इन तीनों में से किसी की भी इच्छा पर हो सकता है. फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट पार्टी प्रॉमिसर, सेकेंड पार्टी प्रॉमिसी, एंड थर्ड पार्टी एनी अदर पर्सन. तो ये किसी की भी इच्छा पे, ये हमेशा ध्यान रखिए. ये दूसरा क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट बताया. पहला सेक्शन से रिलेटेड, दूसरा हमने किसकी इच्छा पर हो सकता है. और देखिए अभी हम डिफाइन ही कर रहे हैं इसको. तो क्या व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained, has done or abstained, या तो कार्य हो चुका है या विरत रहा गया. विरत रहने का मतलब हमने बताया था, विरत एक होता है वर्ड abstain. तो abstain में विरत रहना, कि कार्य को इसे ना करना. जैसे कोई कार्य कहा जाए कि भाई इस माल को बेचो, हम खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, एक एक्ट हो रहा है इसमें.
विरत रहने का जैसे आने बात से कहा कि जो है आप गलत कार्य ना करना, इस ढंग से काम ना करना, नहीं तो परिणाम गलत आएगा। तो यहाँ पर कार्य को रोका जा रहा है, विरत रहा जा रहा है, मतलब कार्य को ना करना लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा दे रहा है, राइट, रिजल्ट मिल रहा है, कार्य को ना कर तो उसको विरत बोलते हैं, विरत रहना, ठीक है। तो इसीलिए तो नाउ हियर द हैज डन और abstained, या तो कार्य हो चुका है या विरत रहा गया है। abstain from doing, right? So desire the prohibition and any other third person has done or abstained from doing. Next part component of this definition are does, to do or abstain. In other words, you can say that it may be or does or abstains. Right, simply you can write or does मतलब करता है, या abstains means विरत रहता है, और promises to do something. अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट है इस डेफिनेशन का। क्या सेकेंड पार्ट है इसका? मतलब या तो कार्य हो चुका है या विरत रहा है या करता है, प्रेजेंट टाइम की बात आ गई। इसीलिए हमने कहा हमेशा एक और क्वेश्चन रेज होता है, जो कंसीडरेशन है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो चुका है कार्य, तो ये पास्ट से रिलेटेड हो गई। करता है या विरत रहता है या वचन देता है, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसका तीसरा कंपोनेंट है इस डेफिनेशन का, वो क्या है? क्या है? promises to do, promises to do or abstain, right? Promises to do or abstain। अब इसमें तीसरा पार्ट इसका क्या है? या तो वचन देता है कि हम करेंगे काम, लेकिन फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर में काम करेगा, अपना वचन अदा करेगा या परफॉर्म करेगा, अपनी लायबिलिटी को परफॉर्म करेगा। abstain या विरत रहेगा। तो यहाँ पर जो वचन दिया जा रहा है थर्ड पोजीशन में, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या है? वो वचन दे रहा है कार्य को करने के लिए या विरत रहने के लिए। सेकेंड पार्ट में हम क्या देख रहे थे कि वो कार्य या तो करता है या विरत रहता है, ये प्रेजेंट टाइम की चीज है, या कार्य। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था हमने? हो चुका है कार्य या विरत रहा है। तो ये डेफिनेशन के तीन सेगमेंट हो गए ना। लास्ट में प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में, जैसे उसने कहा कि हम फ्यूचर में माल बेच देंगे या फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, तो ये क्या अभी प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा, इसलिए मैंने कहा जो कंसिडरेशन में बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स, थ्री फॉर्म्स। क्या तीन रूप हैं? It may be either related to the future or present or past, ठीक है। वर्तमान संबंधित हो सकता है भविष्य से, या जो है वर्तमान बीते हुए जिसको हम लोग, ठीक है, तो बीता पास्ट टाइम से रिलेटेड हो सकता है। तो तीनों से कालों से संबंधित हो सकता है, भूत भविष्य वर्तमान काल, किसी भी काल से संबंधित प्रतिफल हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो तीन चार क्वेश्चन अभी हमने बता दी, इसी से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए अभी मैंने नहीं बताया कंसीडरेशन क्या है, तो वो वाला डेफिनेशन में बता रहे थे। तो क्या है? टू डू समथिंग आर प्रॉमिसेस टू डू आर abstain, राइट। नेक्स्ट अब इसमें देखिए सच एक्ट कॉमा, अब देखिए सच एक्ट कार्य हो सकता है, तो मैंने बताया कार्य हो चुका है। आर abstinence आर promise to do something for promise is called consideration। ये डेफिनेशन है इतनी बड़ी सी, इसके तीन पार्ट हैं। पहला क्या? कार्य हो चुका है, विरत रहा है। दूसरा कार्य कर रहा है, करता है, विरत रहता है। तीसरा पार्ट इसका क्या है? प्रॉमिस कर रहा है, केवल ओनली मेकिंग प्रॉमिस, कार्य करने के लिए, टू डू और टू abstain।
तो लास्ट में क्या बताया गया कि प्रतिफल क्या है? प्रतिफल देखिए, इस पे गौर कीजिए, लास्ट में जरा समझिए इस चीज को। क्या? एक्ट, ऐसा किया गया कार्य, या तो ये कार्य करने से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है? एब्स्टिनेंस से रिलेटेड। विरति इसको बोलते हैं हिंदी में, विरति। विरत रहना मतलब कार्य को ना करना, ना करना ही उसके दायित्व का निर्वहन होता है। दूसरा क्या है? प्रॉमिस टू डू, यहां पर वचन है। तो एक तो प्रॉमिस, इसके तीन, तो प्रॉमिस के फॉर्म में हो सकते हैं या एब्स्टिनेंस के रूप में हो सकते हैं या सच एक्ट, कार्य। तो ये या तो प्रॉमिस होगा या एब्स्टिनेंस होगा या कार्य होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कंसीडरेशन, इसी को हम प्रतिफल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने डेफिनेशन में मीनिंग बताया। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पार्ट्स क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं द फर्स्ट थिंग एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर आर प्रॉमिसिंग आर ए अदर पर्सन। एक पार्ट ये हेडिंग यही हो गई, इसको एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा क्या है? तीसरा नेक्स्ट एब्स्टेन्स, आर्डर्स, विरत रहता है, कार्य को करता है। नेक्स्ट थर्ड पोजीशन क्या है, मैं ले रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें बताया हमने प्रॉमिसेस टू डू और एब्स्टेन, मना विरत रहना या कार्य में वचन देता है, राइट। इस तरह से इसको बता सकते हैं। और लास्ट में लिख सकते हैं कि क्या हेडिंग हो सकती है कि जैसे हमने बताया कि सच एक्ट, कार्य, विरति या वचन प्रतिफल हो सकता है। तो यहां पर आप देखें कि प्रतिफल किस रूप में हो सकता है? कार्य के रूप में, विरति के रूप में, ठीक है, और एक वचन के रूप में हो सकता है। तो लास्ट में ये चीज है, आप कई हेडिंग डाल सकते हैं इससे रिलेटेड। क्या क्या पहली हेडिंग ने बताई, क्या हो सकता है? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, वचनदाता वचन ग्रहीता की इच्छा पर। दूसरा, किसकी इच्छा क्या है? कार्य को करता है, ठीक है, या विरत रहता है। नेक्स्ट, ऐसा कार्य वचन देता है, कार्य करने के लिए, विरत रहने के लिए वचन देता है। लास्ट में हेडिंग क्या है? ऐसा कार्य, विरत या वचन प्रतिफल कहलाता है। तो ये तीन चार हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं अबाउट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड, हमने बताया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वे कौन से ठहराव हैं जो प्रतिफल रहित होते हैं, जिनको अपवाद कहा जाता है, एक्सेप्शनल केसेस टू द एग्रीमेंट एंड विच आर द एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वो कौन कौन से हैं अपवाद के रूप में, सब एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो पहला ये है जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पिता अपने पुत्र को स्नेह में 1000 रुपये दे देता है, तो पिता को क्या मिला? बच्चे को 1000 रुपये मिल गए। अब पिता को कुछ मिला नहीं, अब आप कहेंगे प्रतिफल पिता को मिला नहीं, तो ये क्या है? कभी ये अपवाद है, इसको हम कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं सर, ये क्या है? ये अपवाद हो जाएगा। किसका अपवाद हो जाएगा? कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाएगा। कौन? जैसे नेचुरल लव एंड प्राकृतिक स्नेह भाव, ठीक है, को जैसे मम्मी अपने बच्चे को, अपनी बेटी को स्नेह में 2000 रुपये दिया, तो ये क्या है? दोनों पक्षकारों को प्रतिफल यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक को मिला, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन से रिलेटेड, प्राकृतिक नैसर्गिक स्नेह, तो ये क्या होगा? अपवाद हो जाएगा प्रतिफल का। दूसरा एग्जांपल जैसे बता दूं, गिफ्ट, एनीबॉडी इज गोइंग टू प्रोवाइड गिफ्ट राइट टू एनी अदर पर्सन, अपना स्वेच्छा में खुशी में दान दे रहा है, ठीक है, तो एक पक्षकार को तो मिल रहा है लेकिन दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक प्रतिफल का अपवाद हो जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन इजीली कंसीडर एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन रेज।